यह कहानी है आकांक्षा नाम की एक ऐसी लड़की की जिसके जन्म पर उसके माँ बाप ने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थीं, क्योंकि दो बेटों के बाद जब भगवान ने उन्हें एक बेटी दी तो यह उनकी बरसों की मन्नतों का फल था। कोई मंदिर, कोई बाबा, कोई फकीर ऐसा नहीं बचा था जहाँ उसके माँ बाप ने अपना माथा ना टेका हो। और जब 9 महीने की मन्नतों और दुआओं के बाद आकांक्षा की किलकारी गूंजी तो घर का कोना कोना जैसे रोशन हो उठा था। दोनों बड़े भाई अपनी नन्ही बहन को गोद में उठाए उठाए ही घूमते रहते, मानो वो कोई नाजुक सा सपना हो जो टूट ना जाए। माँ बाप ने उसे इतने लाड से पाला कि उसे कभी किसी चीज के लिए रोना ही नहीं पड़ा। हर ख्वाहिश उसके होंठों तक आने से पहले ही पूरी हो जाती। खिलौनों का ढेर उसके कमरे में यूं सजा रहता जैसे किसी राजकुमारी का महल हो। माँ रोज नए नए पकवान बनाती और जब तक आकांक्षा खाना लेती घर के बड़ों के गले से निवाला भी नहीं उतरता था। लेकिन इस बेइंतहा प्यार ने धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी जिद्द बो दी जो उम्र के साथ साथ पेड़ बनकर फैलती चली गई। माँ जब भी समझाने की कोशिश करती कि बेटी बड़ी हो रही है, अब उसे घर के कामकाज सीखने चाहिए, आकांक्षा उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। और अगर माँ जरा भी टोकती तो वो सीधा पापा के पास शिकायत लेकर पहुंच जाती। और पापा भी बेटी की एक झलक में इतने खो जाते कि पत्नी की सारी सीख हवा में उड़ा देते। धीरे धीरे माँ की नसीहतें आकांक्षा को जर सी लगने लगीं। वो माँ पर चिल्लाने लगी, बदतमीजी करने लगी और माँ चुप हो जाती, क्योंकि एक माँ का दिल कब तक अपनी बेटी से लड़ सकता है। पढ़ाई में भी आकांक्षा का मन कभी नहीं रमा। वो बस नाम भर की स्कूल जाती रही, फिर घर बैठ गई, ये सोचकर कि जब हर चीज मांगने से पहले मिल जाती है तो पढ़ लिख कर नौकरी करने की जरूरत ही क्या है। खानदान की बाकी लड़कियां उसकी किस्मत पर रश्क करती, कहती काश हमारे माँ बाप भी हमें इतना चाहते। और आकांक्षा मुस्कुरा भर देती, क्योंकि वो इकलौती थी, लाडली थी और अपनी खूबसूरती पर उसे गहरा गुरूर भी था। उसे अपने सिवा किसी और का वजूद नजर ही नहीं आता था। और यही घमंड आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाला था। इसी बीच एक शाम एक गली के मोड़ पर एक लड़के की नजर आकांक्षा पर पड़ी। नाम था अभिजीत। और उसने आकांक्षा को देखा तो देखता ही रह गया। इतना कि उसने प्रपोज करने की भी हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि सीधा अपने घर वालों को उसके घर रिश्ता लेकर भेज दिया। अभिजीत मानो पहली ही नजर में आकांक्षा के इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। उसकी आंखों में जो दीवानगी थी, उसने आकांक्षा के गुरूर को और हवा दे दी, क्योंकि उसे तो हमेशा से लगता ही था कि हर कोई उसकी खूबसूरती का असीर हो जाता है। कई और रिश्ते आए, पर आकांक्षा किसी में मीन मेख निकाल देती। दो एक रिश्ते माँ को पसंद भी आए, मगर आकांक्षा ने साफ इनकार कर दिया। आखिर माँ बाप भी जानते थे कि उनकी बेटी कितने लाड में पली है, तो उन्होंने जोर नहीं डाला। और जब पापा को अभिजीत का रिश्ता पसंद आया तो आकांक्षा ने बस इतना कहा, पापा जो आपको पसंद है वही मुझे भी पसंद है, क्योंकि उसकी अपनी कोई खास पसंद थी भी नहीं। शादी का दिन आया, आकांक्षा दुल्हन बनी तो हर आंख उसकी तारीफ में ठहर गई। और फिर विदाई की घड़ी आई। अभिजीत ने उसे बड़े जतन से, बड़े प्यार से गाड़ी में बिठाया। आकांक्षा की आंखों में आंसू थे, तो अभिजीत ने अपने हाथों से वो आंसू पोंछे और उसके कान में धीरे से कहा, रो मत आकांक्षा, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा। इस एक वाक्य में जितनी मोहब्बत थी, उतनी शायद किसी किताब के पन्नों में भी ना मिले। शादी की पहली रात से ही अभिजीत ने आकांक्षा को इस कदर संभाला जैसे वो कोई नाजुक सी कांच की गुड़िया हो, जो मायके में फूलों की तरह सहेजी गई थी। अब ससुराल में भी उसी नजाकत से रखी जाने लगी। आकांक्षा को लगा जैसे वो एक स्वर्ग से निकलकर दूसरे स्वर्ग में आ गई हो। अभिजीत की हर अदा में एक ही जिद थी, आकांक्षा की हर ख्वाहिश पूरी करना। अगर वो दिन को रात कह देती तो अभिजीत भी उसे रात ही मान लेता। मगर यह परिकथा ज्यादा दिन नहीं चली। अभिजीत 3 बहनों का इकलौता भाई था। पिता का साया सिर से उठ चुका था और माँ हमेशा जोड़ों के दर्द से बीमार रहती थीं। शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां
आकांक्षा के कंधों पर आनी थीं। पर आकांक्षा को तो खाना बनाना तक नहीं आता था और सीखने की कोई तमन्ना भी नहीं थी। उसने साफ कह दिया, अभिजीत, मैं किचन में कदम भी नहीं रखूंगी। ये सुनकर पहली बार अभिजीत का माथा ठनका। उसने कहा, आकांक्षा, घर की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। मम्मी अब इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि कुछ नहीं कर पाती। तुम इस घर की बहू हो। ये गुस्सा आकांक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि अब तक उसने अभिजीत का सिर्फ प्यार ही देखा था। जरा सी नाराजगी पर वो भड़क उठी और झगड़ा करके सीधा मायके चली गई। वहां रो रो कर उसने अपने ऊपर होने वाले काल्पनिक जुल्मों की दास्तान सुनाई और पापा ने बिना सोचे समझे कह दिया, बेटी को काम नहीं करना तो मत करने दो। अभिजीत से बात करूंगा, वह नौकरानी रख सकता है। इधर अभिजीत आकांक्षा के बगैर तड़पने लगा, फोन पर मिन्नतें करता, वापस आ जाओ आकांक्षा, तुम्हारे बिना घर सूना लगता है। और आखिर में खुद चलकर उसे मनाने मायके आ गया। इस विनती ने आकांक्षा के गुरूर को और शह दे दी। वापस लौटने के बाद भी उसका रवैया नहीं बदला। अब वो अपनी बीमार सास को ही हर काम के लिए हुक्म देने लगी। झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना सब सास से करवाती और खुद पानी का गिलास तक अपने हाथ से नहीं उठाती। सास एक सीधी सादी औरत थी। वे नहीं चाहती थीं घर में कलह हो और यह भी जानती थीं कि उनका बेटा आकांक्षा पर जान छिड़कता है, इसलिए चुपचाप सब सहती रहीं। इसी बीच आकांक्षा की नंदें कभी मिलने आती तो वो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। उनका आना उसे अपने आराम में कलल जैसा लगता और उसने साफ मना कर दिया कि उनका घर आना बंद हो। जब अभिजीत को पता चला तो पहली बार उसकी आवाज में गुस्सा उभरा। तुमने मेरी बहनों को घर आने से क्यों रोका? जितना यह घर तुम्हारा है उतना ही उनका भी हक है। पापा के बाद उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। आकांक्षा ने अपना आपा खो दिया। अगर तुम्हें अपनी बहनें इतनी प्यारी हैं तो उन्हीं के साथ रहो। मैं जा रही हूँ। और वो फिर मायके लौट गई। 1.5 महीने बाद अभिजीत फिर मनाने आया। इस बार आकांक्षा ने सख्त शर्त रखी कि उसकी बहनें कभी उस घर में कदम नहीं रखेंगी और अभिजीत, जो उसके बिना जी नहीं पाता था, ने हार मानकर सारी शर्तें कबूल कर लीं। अब आकांक्षा खुद को घर की मालकिन समझने लगी थी। उसकी बदतमीजी हद पार कर चुकी थी। अभिजीत के दफ्तर जाते ही वो सास से पूरे दिन का काम करवाती, नाश्ता खाना कमरे में मंगवाती और अभिजीत को जब भी लगता कि घर का सारा काम आकांक्षा ही संभाल रही है तो वो उसे और भी प्यार जताता, घुमाने ले जाता, शॉपिंग कराता, बीमार पड़ने पर रात भर जागकर सेवा करता। इसी दौरान आकांक्षा के दोनों भाइयों की शादी तय हुई और वो 1 महीना पहले ही मायके चली आई। दोनों भाभियों के आने के बाद भी वो लौटने का नाम नहीं ले रही थी। उसके मन में एक अजीब डर घर कर गया था कि कहीं उसकी भाभियां भी उसी की तरह अपने घर में राज ना करने लगे। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अगर ऐसा हुआ तो वो उनके पर कतरने से पीछे नहीं हटेगी। अभिजीत रोज फोन करके वापस आने का आग्रह करता और आखिरकार उसकी मिन्नतों के आगे आकांक्षा को झुकना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुंची और अपनी सास को बिस्तर से उठने में भी असमर्थ देखा तो उसे गुस्सा आया, इस बात का कि अब सारा काम उसे ही करना पड़ेगा। अगले दिन वो देर तक सोती रही। अभिजीत बिना नाश्ता किए दफ्तर निकल गया। आकांक्षा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सास ने रात भर से कुछ नहीं खाया था। सास बार बार आवाज देती रही पर आकांक्षा अनसुना करती रही। आखिर जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो सास खुद कमरे से बाहर आई और कुछ खाने को मांगा। आकांक्षा का मूड पहले से ही खराब था। वो झुंझला उठी, सास की आंखें भर आईं और वो खुद किचन की ओर बढ़ी। यह देखकर आकांक्षा का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सास का हाथ पकड़कर जोर से धक्का दे दिया और ठीक उसी पल अभिजीत खाने के पैकेट लिए दरवाजे से अंदर आया। अपनी आंखों के सामने अपनी बीमार माँ को गिरते देख उसने लपक कर उन्हें थाम लिया, खाना एक तरफ फेंक दिया। चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। फिर आकांक्षा की तरफ बढ़कर उसने एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, मैं बहुत कुछ सह सकता हूँ पर अपनी माँ का अपमान नहीं। आज तुमसे घिन आ रही है, बल्कि खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसी घटिया औरत से मोहब्बत की। यह मेरी वही माँ है जिसने मुझे इस काबिल बनाया
कि आज मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे नखरे उठाता हूँ, और तुमने इनके साथ ऐसा किया। धिक्कार है तुम पर। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आकांक्षा को अपनी गलती का एहसास तो नहीं हुआ, उल्टा वो लड़ पड़ी। क्या करोगे तुम? तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह सकते। अगर इस बार गई तो लौट कर नहीं आऊंगी। अभिजीत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, मत आना। मुझे भी तुम जैसी औरत की जरूरत नहीं। अभी के अभी निकल जाओ। कुछ ही दिनों में तलाक के कागज भेज दूंगा। यह शब्द सुनते ही आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस मोहब्बत को उसने कभी संजीदगी से लिया ही नहीं था, आज उसके छिन जाने का डर उसकी रूह तक कांप उठा। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में डूबा अभिजीत उसे घर से बाहर कर चुका था और आकांक्षा रोते बिलखते अपने मायके लौट आई। मायके लौटकर आकांक्षा ने रोते हुए अपने माँ बाप को सारी बात बताई, पर इस बार माँ का दिल भी नहीं पसीजा। उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और बोली, गलती तुम्हारी है। तुम अपनी बीमार सास का ख्याल भी नहीं रख सकी। ऐसे में कौन सा बेटा यह बर्दाश्त करेगा कि उसकी माँ के साथ ज्यादती हो। इस बार पापा भी खामोश थे। बस इतना ही बोल पाए कि वो अभिजीत से बात करेंगे, शायद वो माफ कर दे, पर आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आकांक्षा कमरे में जाकर आंसुओं में डूब गई। भगवान से प्रार्थना करती रही कि अभिजीत का दिल नरम हो जाए। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो अभिजीत के बिना जी नहीं सकती, पर उसकी सारी दुआएं बेअसर रहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अभिजीत की तरफ से तलाक का नोटिस आ गया। उसने सचमुच आकांक्षा को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया था। उस रात आकांक्षा फूट फूट कर रोई, पर उसे दिलासा देने वाला कोई नहीं था। घर के सब लोग बस अफसोस भरी नजरों से उसे देखते रहे। रात के अंधेरे में जब पूरा घर सो चुका था, आकांक्षा अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी आसमान की तरफ ताकती रहती, यह सोचकर कि कुछ महीने पहले तक उसकी दुनिया कितनी अलग थी। अभिजीत की बाहों की गर्माहट, उसकी हर सुबह की वो प्यारी सी मुस्कान, उसका वो वादा कि तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूंगा, यह सब अब सिर्फ यादों का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। कभी कभी उसे लगता जैसे यह सब कोई सपना था जो अचानक टूट गया, और कभी उसे अपने ही अंदर का गुरूर याद आता, जिसने उस सपने को अपने ही हाथों तोड़ डाला था। इस हादसे ने आकांक्षा को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी जिद्दी और कठोर बना दिया। अब उसे अपने भाई भाभीियों का हंसना बोलना भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी वो एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते, तो आकांक्षा को अभिजीत की याद और शिद्दत से सताने लगती, और उसके दिल में अपनी भाभीियों के लिए एक अजीब सी कड़वाहट भरने लगी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगर वो खुद अपने पति के साथ खुश नहीं रह सकी, तो वो अपनी भाभीियों को भी उनके पतियों के साथ सुकून से नहीं रहने देगी। इसी जिद के साथ उसने बेवजह अपनी भाभीियों से झगड़े शुरू कर दिए। हर काम में मीन मेख निकालती, हर बात पर बहस करती, माँ टोकती, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके भाई और पापा उसकी हर बात पर आंख मूंद कर यकीन कर लेते और भाभीियों से उलझ पड़ते। एक दिन छोटी भाभी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम अपना घर तो बसा नहीं सकी, अब हमारी खुशियों के पीछे क्यों पड़ी हो? कम से कम अपने भाइयों का तो ख्याल कर लो। अगर उनका घर बिखर गया तो वो भी कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। यह बात आकांक्षा के दिल में तीर सी चुभ गई, और उसने ठान लिया कि वो अपनी छोटी भाभी को इस घर से निकलवा कर ही दम लेगी। कुछ ही दिनों बाद मौका भी मिल गया। भाभी का एक पुराना कॉलेज का दोस्त उसे अपनी शादी का कार्ड देने घर आया। यह बस कुछ ही मिनटों की मुलाकात थी। वो मम्मी के सामने ही कार्ड देकर वापस चला गया था, पर आकांक्षा को यह एक सुनहरा मौका दिख गया। शाम को जैसे ही भाई दफ्तर से लौटे, उसने उन्हें इशारे से अपने कमरे में बुलाया और पूरी कहानी बढ़ा चढ़ाकर सुना दी। कहा कि भाभी का दोस्त घंटों उनके साथ कमरे में अकेला था। यह भी जोड़ दिया कि भाभी ने मम्मी के साथ बदतमीजी की, जिससे मम्मी रोने लगी, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इस झूठ को सुनकर भाई का गुस्सा आसमान छूने लगा। वो सीधे भाभी के कमरे में गए, खूब झगड़ा किया, गुस्से में हाथ भी उठा दिया, और जब तक मम्मी को इसकी भनक लगती, तब तक उन्होंने भाभी को घर से बाहर निकाल दिया था। भाभी अपनी सफाई देती रह गई, पर भाई ने एक ना सुनी।
आकांक्षा उस रात अपनी जीत पर मन ही मन इतरा रही थी, जैसे उसने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। पर जब मम्मी को असली सच्चाई पता चली, तो उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने भाई को सब कुछ साफ-साफ बता दिया और भाई भाभी दोनों अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा हुए। किसी ने आकांक्षा से सीधे कुछ नहीं कहा, पर हर किसी की आंखों में उसके लिए एक अजनबीपन और गुस्सा साफ झलकता था। भाई ने फोन पर भाभी से माफी मांगी, पर भाभी ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर अब मैं तभी इस घर में लौटूंगी जब तुम्हारी बहन इस घर में नहीं होगी। भाभी की यह शर्त सुनकर माँ का दिल दहल गया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी की वजह से पूरा घर बिखरने की कगार पर आ गया है। दोनों बेटों का सुकून खतरे में था और माँ ने आखिरकार एक कठोर फैसला ले लिया, आकांक्षा की दूसरी शादी करवाने का। उन्होंने शादी कराने वाली औरत से बात कर दी। आकांक्षा ने लाख मिन्नतें की कि वो शादी नहीं करना चाहती, कि वो अभिजीत के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर माँ ने एक ना सुनी, उल्टा गुस्से में कह दिया, अच्छा शादी नहीं करेगी तो क्या हमेशा मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी? तेरी वजह से तेरे भाइयों का घर टूट रहा है। तेरे भाई ने तेरी भाभी को घर से निकाल दिया और उसने साफ कह दिया है कि वो तभी लौटेगी जब तेरी शादी हो जाएगी। कितनी मोहब्बत करता था तेरा पति, और तूने कभी उसकी कद्र नहीं की। दूसरों का हमेशा नाजायज फायदा उठाया है तूने। ये सुनकर आकांक्षा का दिल टूट गया। कमरे में अकेली रह जाने के बाद वो गुस्से से बिखर उठी, सामान उठा उठाकर पटकने लगी। पर तभी उसके भीतर एक धीमी सी आवाज उठी, जो पूछ रही थी, इस सब की जिम्मेदार तुम खुद हो, ना कि अभिजीत, ना ही तुम्हारे घर वाले। तुम्हारी बदतमीजी और गलत व्यवहार ने ही तुम्हारा घर बर्बाद किया है। अभिजीत तुमसे कितना प्यार करता था। तुम्हें देखे बिना उसकी सुबह नहीं होती थी, तुम्हारा चेहरा देखे बिना उसकी शाम नहीं होती थी। पर तुमने उसे इतना परेशान किया, उसके सब्र का इतना इम्तिहान लिया कि आखिर गुस्से में आकर उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया। इस अंदरूनी आवाज ने आकांक्षा को अंदर तक हिला दिया। हाँ, गलती उसी की थी, पर अब क्या किया जा सकता था? जब माँ ने खुद को खत्म कर लेने की धमकी दे डाली, तो मजबूरी में आकांक्षा को दूसरी शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। अभिजीत की यादों को उसने अपने दिल के किसी कोने में दबा दिया और तैयार हो गई एक नई जिंदगी के लिए, जिसे वो चाहती ही नहीं थी। रिश्ता कराने वाली औरत ने जल्दबाजी में एक रिश्ता सुझाया। नाम था रब्बी, और बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना उसके घर परिवार के बारे में ठीक से पता किए, माँ ने शादी तय कर दी। कुछ ही दिनों में विदाई भी हो गई। आकांक्षा ने एक नजर रब्बी की ओर डाली। उसका चेहरा एकदम शांत था, वहां कोई भावना नहीं थी। उसे बरबस अभिजीत की याद आ गई, जिसके चेहरे पर हमेशा चाहतों का समंदर मचलता रहता था। विदाई के वक्त उसने कसकर हाथ पकड़ा था, प्यार से गाड़ी में बिठाया था और कान में धीरे से कहा था, रो मत आकांक्षा, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। पर आज वो सब पीछे छूट चुका था। अब वो रब्बी के साथ गाड़ी में बैठी बेगानी सी सफर तय कर रही थी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, पर बहुत देर हो जाने के बावजूद रब्बी का घर नहीं आया। आकांक्षा के मन में एक अनजाना डर सुलगने लगा, जैसे कोई भीतर से चेतावनी दे रहा हो कि कुछ ठीक नहीं है। पर उसके पास ना कोई रास्ता था, ना कोई सहारा, बस एक अनजान सड़क, एक अनजान आदमी और उसका खुद का बिखरा हुआ, टूटा हुआ अतीत, जो उसे यहाँ तक ले आया था। और इसी अनजानी राह के आखिर में उसका इंतजार कर रहा था एक ऐसा सच जिसकी उसे कल्पना तक नहीं थी, एक ऐसा अंधेरा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आकांक्षा को उस वक्त यह एहसास ही नहीं था कि जिस गुरूर और जिस जिद ने उसका पहला घर तोड़ा था, वही उसे अब एक ऐसी दहलीज की तरफ धकेल रहा था जहां से लौटना शायद मुमकिन ना हो। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, अभिजीत का चेहरा, उसकी आवाज, उसका वो वादा कि तुम्हारी झोली खुशियों से भर दूं। और वो सोच रही थी, काश वो वक्त लौट आए, काश वो अपनी गलतियां सुधार सके। पर वक्त कभी लौट कर नहीं आता, वो सिर्फ आगे बढ़ता है। और कभी कभी इंसान को उसकी सबसे बड़ी गलतियों का हिसाब चुकाने के लिए एक ऐसे मोड़ पर ले आता है
जहां पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। रब्बी का चेहरा अब भी उतना ही शांत, उतना ही ठंडा था, मानो उसके सीने में कोई दिल धड़कता ही ना हो। आकांक्षा ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा और सोचा, शायद यह आदमी भी वक्त के साथ अभिजीत जैसा मोहब्बत भरा हो जाएगा। शायद इस नए रिश्ते में भी वही गर्माहट मिल जाए जो कभी उसने खुद अपने हाथों से गंवा दी थी। वो नहीं जानती थी कि जिस इंसान के साथ वो सफर तय कर रही है, उसके इरादे मोहब्बत से कोसों दूर हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक हॉस्पिटल की इमारत के सामने आकर रुकी। आकांक्षा ने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा और पूछा, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? रब्बी ने रूखेपन से जवाब दिया, चुपचाप मेरे साथ अंदर चलो, ज्यादा सवाल जवाब मत करो। यह कहकर उसने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और लगभग खींचते हुए उसे हॉस्पिटल के भीतर ले गया। आकांक्षा हैरान परेशान नजरों से पूछती रही, ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ हॉस्पिटल क्यों लाए हो? क्या तुम्हारा अपना घर नहीं है? रब्बी ने ठंडे लहजे में कहा, घर तो है, पर हमारी शादी की पहली रात यहीं इसी हॉस्पिटल में मनेगी। यह कहते हुए उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और फिर जो हुआ उसमें आकांक्षा की कोई मर्जी शामिल नहीं थी। वो एक नाजुक सी लड़की एक हष्टपुष्ट मर्द के आगे बेबस हो गई। आखिर हार मानकर उसने खुद को उसके हवाले कर दिया, यह सोचकर कि जो भी हो वो उसका पति है, इससे कब तक बचा जा सकता है। पर थोड़ी देर बाद जब रब्बी अलग हुआ और शर्ट पहनते हुए बोला, अब तुम भी तैयार हो जाओ, तो आकांक्षा ने हैरानी से पूछा, किस बात के लिए? आखिर तुम चाहते क्या हो? इस सवाल पर रब्बी के होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कान तैर गई। उसने बेरहमी से सच उगल दिया, तुमसे शादी करना तो बस एक बहाना था। मेरा असली धंधा तो शादी के नाम पर लड़कियों को यहाँ हॉस्पिटल लाकर उनके गुर्दे बेचना है। इसी से मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत थी, इसलिए खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाया। पर अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मैं हमेशा करता आया हूँ। चुपचाप तैयार हो जाओ। यह कहते ही उसने आकांक्षा के बाजू में एक इंजेक्शन उतार दिया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो पेट में दर्द की एक तेज लहर उठी। हाथ अपने आप पेट पर गया जहां टांके लगे हुए थे, जैसे अभी अभी कोई ऑपरेशन हुआ हो। बेहोशी से पहले रब्बी ने जो कुछ कहा था वो सब एक एक कर याद आने लगा, यानी उसने सचमुच अपनी बात पूरी कर दिखाई थी। आकांक्षा जोर जोर से रोने और चीखने लगी, कोई है, कोई है। पर जब नर्स आई तो उसने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? आकांक्षा गुस्से में बोली, ज्यादा भोली मत बनो। तुम्हारे अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया और तुम्हें पता भी नहीं। धीरे धीरे कई डॉक्टर आ गए, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसका नाम रजिस्टर में कहीं दर्ज ही नहीं था। रोते रोते उसने अपने घर वालों को फोन किया और पूरी आप बीती सुनाई। माँ बाप और भाई उसे अस्पताल से वापस घर ले आए, पर घर पहुंचने के बाद भी उसे सुकून नहीं मिला। माँ बाप सिर पकड़े बैठे थे, भाई चुपचाप एक तरफ खड़े थे और भाभियां अफसोस भरी नजरों से उसे देख रही थीं। माँ ने कहा, हमें तो लगा था अब तुम अपने घर बार की हो गई हो, हमारे घर में भी शांति आएगी, पर नहीं, तुमने तो दूसरों की जिंदगी को नर्क बनाना ही सीखा है। काश तुम मेरे घर पैदा ही ना हुई होती। इतना कहकर माँ कमरे से बाहर निकल गईं और एक एक कर सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। आकांक्षा अपने नसीब पर अकेली रोती रह गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी में जो आग लगी है वो उसी की लगाई हुई है। अभिजीत, जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, जिसकी हर सुबह और हर शाम उसी के चेहरे से शुरू और खत्म होती थी, आज वही उससे कोसों दूर था। और यह सब उसकी अपनी गलतियों, अपने जिद्दीपन का नतीजा था। दर्द से तड़पते हुए बिस्तर पर पड़े पड़े आकांक्षा को अपना पूरा अतीत एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमता महसूस हुआ। अपना बचपन, अपना गुरूर, अभिजीत का प्यार, उसकी बदतमीजी, अपनी बीमार सास को धक्का देना, तलाक के वो कागज, फिर अपनी ही भाभीियों की खुशियां छीनने की कोशिश, और आखिर में यह हादसा जिसने उसका एक अंग तक छीन लिया। जिस्मानी दर्द से कहीं ज्यादा उसे दिल की पीड़ा सता रही थी। उसने अपने हाथों से अपने सबसे कीमती रिश्ते नष्ट कर दिए थे। यह सोचते सोचते उसकी तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अस्पताल के कमरे में थी।
बेतहाशा रोते हुए उसने हाथ जोड़ जोड़कर सबसे माफी मांगी, अपनी भाभीयों से, अपने माँ बाप से, अपने भाइयों से, और सबने उसे माफ भी कर दिया। पर उसके दिल को फिर भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि एक इंसान था जिसकी माफी उसे सबसे ज्यादा चाहिए थी, अभिजीत। उसने रोते हुए माँ से कहा, माँ, एक बार अभिजीत को बुला दो, मैं उससे माफी मांगना चाहती हूँ। माँ डिस्चार्ज कराकर उसे घर तो ले आई, पर अभिजीत को बुलाने के हक में नहीं थी। बोली, किस मुंह से बुलाऊं उसे? तुमने उसे कौन सा सुख दिया था, बल्कि उसकी जिंदगी में कांटे ही बिछाए थे। पर पापा से बेटी की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने अभिजीत को फोन कर दिया और बताया कि आकांक्षा बस एक बार उससे मिलकर माफी मांगना चाहती है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अभिजीत यह सुनते ही तुरंत चला आया, और जैसे ही आकांक्षा ने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अभिजीत भी बहुत कमजोर हो चुका था, बढ़ी हुई शेव, आंखों के नीचे गहरे गड्ढे, जैसे बरसों का बीमार हो। आकांक्षा को देखते ही वो तड़प कर उसकी ओर बढ़ा, उसकी आंखों में भी आंसू भर आए। दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़े। अभिजीत ने पास आकर उसके हाथों को थाम लिया और बोला, प्लीज आकांक्षा, रो मत। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, यही सबसे बड़ी बात है। खुद को परेशान मत करो। तुम्हारी हालत के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ, और मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। यह कहकर उसने आकांक्षा को अपने सीने से लगा लिया, और आकांक्षा को महसूस हुआ जैसे बरसों का बोझ उसके दिल से उतर गया हो। उसने अभिजीत के सीने में सिर छिपाकर कहा, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है, तो मुझे अपनी जिंदगी में वापस शामिल कर लो। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। मुझे अपनी पनाहों में समेट लो। अकेले चलते चलते मैं थक चुकी हूँ। मेरी राह के कांटे चुन लो अभिजीत, वरना मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अभिजीत का दिल उसकी हालत देखकर पिघल गया, और उसने एक बार फिर उससे शादी कर ली, उसे अपने घर वापस ले आया। जब आकांक्षा उस घर की दहलीज पर दोबारा खड़ी हुई, तो उसके दिल को गहरा सुकून मिला। उसने अपनी सास के पैरों में गिरकर माफी मांगी, और सास का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने बिना किसी शिकवे के उसे माफ कर दिया। अब आकांक्षा ने अपने घर की बागडोर खुद संभाल ली। शुरुआत में काम करने में उसे दिक्कत हुई, क्योंकि उसने पहले कभी हाथ ही नहीं लगाया था। पर अभिजीत हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा। उसने अपनी तीनों नंदों को भी घर बुलाया और दिल से माफी मांगी। अब हर रविवार वो तीनों घर आती हैं और सब मिलकर खूब हंसी मजाक करते हैं। आकांक्षा ने अपनी सास की सेवा की जिम्मेदारी खुद ओढ़ ली। अब वो उन्हें अपने हाथों से एक गिलास पानी तक नहीं उठाने देती। इसी सेवा और इसी बदलाव ने अभिजीत के दिल में आकांक्षा के लिए मोहब्बत फिर से जगा दी, और उनका घर एक बार फिर खुशियों से भर उठा। आकांक्षा अब वो लड़की नहीं रही थी जो कभी अपने नखरों के लिए घर वालों को दौड़ाती थी, जो अपनी सास से पानी का गिलास तक मंगवाती थी। वो अब हर सुबह सबसे पहले उठती, अपनी सास के लिए गर्म चाय बनाती, उनके पैर दबाती, और अभिजीत के दफ्तर जाने से पहले उसका टिफिन प्यार से पैक करती। अभिजीत भी उसे देखकर मुस्कुराता, कभी कभी उसका हाथ थाम कर कहता, आकांक्षा, अब जो सुकून इस घर में है वो पहले कभी नहीं था। तुम्हारी आंखों में जो चमक आज है वो मैंने बरसों पहले देखी थी और खो दी थी, आज फिर से पाली। यह सुनकर आकांक्षा की आंखें भर आती, पर अब यह आंसू दर्द के नहीं, शुक्रगुजारी के होते। वो जानती थी कि उसे जो दूसरा मौका मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए वो अपने हर रिश्ते को दिल से सींचने लगी। अपनी भाभीयों से भी अब फोन पर बात होती रहती। कभी कभी वो अपने मायके जाती तो दोनों भाभियां उसे गले लगा लेती। वो पुराना बैर, वो पुरानी नफरत, सब कुछ वक्त के साथ मिट चुका था। आकांक्षा अक्सर सोचती कि अगर उस दिन अभिजीत ने उसे माफ ना किया होता, अगर पापा ने वो फोन ना किया होता, तो शायद वो आज भी अपने अकेलेपन और अपने पछतावे में डूबी रहती। पर किस्मत ने, या यूं कहें कि अभिजीत की उस बेइंतहा मोहब्बत ने, जो कभी कम नहीं हुई थी, उसे एक बार फिर अपनों के बीच ला खड़ा किया था। यह कहानी बस इतना सिखाती है कि प्यार करने वाले रिश्तों को कभी अपने गुरूर और अपने घमंड के चलते हाथों से मत जाने दो। ये रिश्ते अनमोल होते हैं। किस्मत वालों को ही ऐसा प्यार नसीब होता है। अपना घर स्वर्ग बनाना भी
अपने हाथों में होता है और उसे नर्क बनाना भी। इसलिए एक छोटी सी गलती से अपने हंसते खेलते परिवार को कभी मत बिखरने दो। रिश्तों की कदर करो, क्योंकि यही प्यार भरे रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और कभी-कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है, बशर्ते हम अपनी गलती को दिल से मान लें और खुद को बदलने की सच्ची कोशिश करें।